Good morning, students. I am Varnish Kumar. Today I am dealing the topic in the subject of management. The topic is legal aspect in nursing. So first we will see what do you mean by law. Okay. So first is law is a system of right and obligation which the state enforce according to by Greens. According to Slamite, law is a body of principle recognized and applied by the state and the administration of justice. And according to John Ericane, law is the command of sovereign continue a common rule of life for his subject and obligating them to obedience. Means according to law, according to Green, Slamed and John, law is a system of right and obligation. It is a rule and regulation which is followed by the society. ठीक है, इट विल बेनिफिट फॉर द सोसाइटी. ठीक है, लॉ ऐसा रूल रेगुलेशन है जो हायर अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, जिसको सोसाइटी के जो पीपल है, सोसाइटी के लोग हैं, वो फॉलो करते हैं और वो उन्हीं के बेनिफिट के लिए रहता है. क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉ. इज अ डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग लॉ. ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि नर्सिंग लॉ क्या होता है. ठीक है, नर्सिंग लॉ में बी डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ स्टेटस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेगुलेशन रूल्स एंड लीगल प्रेसिडेंट which have for their objective the promotion and protection of individual and community health as it is effect by the nursing and nursing service. ठीक है, नर्सिंग लॉ क्या होता है? इट इज़ ए रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो नर्सिंग के जो पीपल है, जो इनके अंडर में प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, जो कि बेनिफिट होता है नर्सिंग स्टाफ के लिए भी और जो पेशेंट के लिए भी. ठीक है, और नर्सिंग सर्विस को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी वो हेल्पफुल होता है. क्लियर है? तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग लॉ. नर्सिंग लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ स्टेटस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेगुलेशन रूल्स एंड लीगल प्रेसिडेंट विच हैव for their objective the promotion and protection individual community health and it affect the nursing and nursing service. Clear है? is a function of law in nursing. क्या फंक्शन है इसका नर्सिंग में? ठीक है, it provide the framework for establish for which the nursing action in the case of client are legal. ठीक है, ये प्रोवाइड ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरह से अपन को केयर करना है और अगर हम मिस प्रैक्टिस करते हैं, माल प्रैक्टिस होता है, तो हम लीगल एक्शन भी हो सकता है और किस कंडीशन में क्लाइंट एक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. क्लियर है? इट डिफ्रेंशिएट द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द दोज अदर हेल्थ प्रोफेशन. ठीक है, नर्सिंग लॉ का मेन फंक्शन है अदर प्रोफेशन से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफ्रेंशिएट करता है. ठीक है, सेकंड फंक्शन इज दैट. नाउ थर्ड इज इट हेल्प टू इस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन. ठीक है, वो बाउंड्री प्रोवाइड करता है किस हद तक अपन को केयर करना है पेशेंट को. ठीक है, और कितने अच्छे से अपन को सर्विस प्रोवाइड करना है. क्लियर है? इट असेस द मेंटेनिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस बाय मेकिंग द नर्स अकाउंटेबिलिटी अंडर द लॉ. ठीक है, लॉ के अंडर में ही हम नर्सिंग का केयर करके नर्सिंग का स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ लॉ इन नर्सिंग. प्रिंसिपल ऑफ लॉ. ठीक है, नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ लॉ है? First is it regulate the external human conduct where morality mainly regular internal conduct. Morality means रॉन्ग, अगर रॉन्ग एक्ट है, ठीक है, इंटरनल अगर एक्सटर्नल ह्यूमन कुछ कंडक्ट हो रहा है और इंटरनल है, उसको वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ. ठीक है, लॉ इज़ ए ये यूनिवर्सल होता है. ठीक है, मॉरलिटी इज़ वेरिएबल और जो रॉन्ग एक्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करता है. ठीक है, कौन सा रॉन्ग एक्ट है, कौन सा गलत है, कितने तक अपन को केयर करना है, वो डिफ्रेंशिएट करता है. क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंडर में ये सारा चीज़ आते हैं. लॉ इज़ द डेफिनेट प्रिसाइज वेयर द मॉरलिटी इज़ वेरिएबल. ठीक है, वो डेफिनेशन डिफाइन करता है. ठीक है, रॉन्ग एक्ट को, अगर कुछ रॉन्ग एक्ट हो रहा है और उसको कम प्रिसाइज मतलब कम करता है. क्लियर है? लॉ
एंड आर अपहेल्ड द कॉर्सी पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, कॉर्सी मतलब रॉन्ग एक्ट, अगर थ्रेट्स कोई दे रहा है तो उसको अपहेल्ड मतलब कंट्रोल करता है लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ के अंडर पे लॉ आर स्टडी अंडर द jurisprudence but morality is study under the ethics। ठीक है, जो लॉ जो स्टडी बना हुआ है फिलोसफी ऑफ एथिक्स को रख कर, उसको देख कर वो बनाया गया है। लॉ के जितने भी प्रिंसिपल है, फंक्शन है, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ लॉ में आएंगे। क्लियर है? सोर्सेस ऑफ लॉ है जिसके कारण ये सारे केसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, कॉमन लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एक होता है टॉर्ट्स लॉ। ठीक है, वो आगे की स्लाइड में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तीनों लॉज पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, law which define the role, power, structure of parliament and legislature and judiciary as well the provide the basic right of citizen। means constitutional law means ये जो हायर अथॉरिटी है, पार्लियामेंट है, ठीक है, हायर अथॉरिटी के जो मेंबर्स है उनके पावर को डिफाइन करता है, प्लस ऐसा केस जो पार्लियामेंट तक जा रहा है और डिस्कशन होके वो रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर में आएंगे। Common laws defined as a body of legal rules that have been made by the judge as they issue ruling as a case। ठीक है, ये जज जिस एरिया के जज हैं, किसी कोर्ट पे आप जा रहे हैं तो जज आपको रिजल्ट बताएगा, वो कॉमन लॉ के अंदर में आते हैं। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में वो केस अगर हायर तक जा रहा है तो वहाँ डिस्कशन करके वो रिजल्ट बताते हैं, उनको क्या पनिशमेंट चाहिए। जब कॉमन लॉ में जज के ऊपर रहता है कि वो रूल करता है और वो सारे सिचुएशन को समझकर वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ गवर्न द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द एजेंसी एंड एंश्योर दैट दे डू नॉट अब्यूज देयर पावर गोल्स इन द प्रोटेक्ट द पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब उस जगह में क्या, किसी जगह में अगर कुछ इंसिडेंस हुआ है तो वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है उसको रख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा गलत है, कौन रॉन्ग है, उसी हिसाब से उनको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स उस जगह का रूल्स रेगुलेशन क्या है उसको देखते हैं, उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, जो पार्लियामेंट तक जाएगा, कॉमन लॉ जज तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ के रूल रेगुलेशन को देख के उनको पनिशमेंट दिया जाता है। फोर्थ इज टॉर्ट लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है इसलिए अलग से है इसका स्लाइड। इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर द unliquidated damage which is not exclusive, the breach of trust or other merely equitable distribution। It deals with the duties, rights among the individual are not covered by the contractual agreement। A tort is a civil wrong, such a claim of malpractice or negligence, usually with the claim for the damage। टॉर्ट्स लॉ क्या होता है, अगर किसी प्रोफेशन में अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट एडमिट हो गया है, ठीक है, तो एडमिट हुआ मतलब उसको एक एग्रीमेंट है कि उसको प्रॉपर उनको केयर और सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, और अगर उसको प्रॉपर केयर और सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो अगर कुछ रॉन्ग थिंग्स हो रहा है, लाइक उसको मेडिसिन गलत दिया जा रहा है, माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी के थ्रू, तो वो टॉर्ट्स लॉ के अंदर में वो आपको केस कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज द टॉर्ट्स लॉ। इट डील्स विद द ड्यूटीज, राइट्स among the individual are not covered by the contractual agreement। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि आप उसका प्रॉपर सर्विस करेंगे और आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो टॉर्ट्स लॉ के अंदर में आएगा। ए टॉर्ट्स लॉ इज ए सिविल रॉन्ग, सच ए क्लेम ऑफ माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंसी, यूजली विद द क्लेम फॉर डैमेज। क्लियर है, दैट इज द टॉर्ट्स लॉ। टॉर्ट्स लॉ आर क्लासिफाइड इनटू थ्री, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स लॉ। इंटेंशनली होता है, quasi intentionally and negligency and malpractice, that is very important। intentionally torts law क्या होगा, that is the civil wrong result from a intentionally act। जो intentionally अगर जानबूझ के अगर गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो इंटेंशन ही होगा। ठीक है, quasi intentionally wrongful act based on the speech commitment by the person। by the speech अगर उनको आप threats दे रहे हो कि मैं आपको ऐसे कर दूंगा, ठीक है, बाय स्पीच आप धमकी दे रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं, तो वो होगा आपका क्वाशी इंटेंशनली रॉन्ग एक्ट बेस्ड ऑन द स्पीच कमिटमेंट बाय द पर्सन। क्लियर है,
नाउ नेक्स्ट इज नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ एग्जाम में वो आता है, ठीक है। तो लेट्स नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। Negligency is a simple the failure to use ordinary or reasonable care as detected by the standard of practice by what a reasonable prudent nurse would do in the same and similar circumstances। मतलब अगर किसी नर्स को सेम वर्क दे रहे हैं लेकिन वो बार बार वही रॉन्ग एक्ट कर रहा है तो वो नेग्लिजेंसी में आएगा। नेग्लिजेंसी के कारण वो अच्छे से वो काम नहीं कर रही है, तो वो कंडीशन कहलाएगा नेग्लिजेंसी। एंड माल प्रैक्टिस इज दैट विच द नर्स or other licensed professional health care is negligent, fail to exercise an ordinary care, it is called malpractice. In other words, malpractice is a simple, the professional form of negligence. So it is a form of negligence most relevant to the nurse in a प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, ठीक है। माल प्रैक्टिस मतलब वो प्रॉपर वो लाइसेंस है, उनको डिग्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको राइस ट्यूब इंसर्ट करना है तो वो नहीं कर पा रही है, ठीक है, टेम्परेचर किस तरह से लेना है वो नहीं ले पा रही है, प्लस वो मेडिसिन रॉन्ग दे रही है, तो वो माल प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। नेग्लिजेंसी वो रिपीट काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, नेग्लिजेंसी ध्यान नहीं दे पा रही है। माल प्रैक्टिस जो गलत वर्क कर रही है, गलत मेडिसिन दे रही है, ठीक है, तो वो माल प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। जबकि उसको प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर उसके पास लाइसेंस है, फिर भी वो ऑर्डिनरी केयर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वो माल प्रैक्टिस में आएगा। क्लियर है। नेग्लिजेंसी इन ड्यूटीज हैविंग फॉलोइंग प्रॉब्लम। नेग्लिजेंसी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे? लाइक फेलियर टू यूज द एंटीसेप्टिक टेक्निक। एंटीसेप्टिक टेक्निक कहाँ यूज करना है उनको नहीं मालूम है पेशेंट नर्स को, ठीक है। लीविंग ए फॉरेन ऑब्जेक्ट पेशेंट बॉडी ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, ये जनरली होता है, ठीक है। जब हम ऑपरेशन के टाइम पे कुछ कॉटन स्वैप स्पंज है वो छूट जाता है बॉडी पे, तो ठीक है, ये भी नेग्लिजेंसी में आएगा। इरन इंस्ट्रूमेंट, नीडल, कॉन्ड, सर्जरी केसेस, ये सब होते हैं। फेलिंग टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्पटली एंड पेशेंट रिस्क सिम्टम इन पेंडिंग डिजास्टर, ठीक है। अगर कुछ डिजास्टर हो रहा है, अचानक से कोई पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं पा रही है पेशेंट नर्स, जबकि प्रॉपर उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनको ट्रेन किया गया है, तो वो सब ये सारी चीज़ें आएंगी। एडमिनिस्ट्रिंग ए रॉन्ग मेडिसिन टू ए पेशेंट, अगर रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड ए केयर इन ए सच ए मैनर दैट केस causes patient injury, improper handling the hot water bag burn to client, ठीक है। अगर वो अच्छे से केयर नहीं कर पा रही है, हॉट वाटर बैग कहाँ यूज़ करना है, इंजरी के टाइम कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी में आएंगे। क्लियर है। एलिमेंट्स ऑफ माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस अगर गलत चीज़ ही कर दे रही है पूरा पेशेंट डिग्री होने के बाद, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स है जनरली माल प्रैक्टिस होता है, किस जगह पे होगा, ठीक है। फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी टाइम पे होगा। अगर नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है, तो उस जगह पे माल प्रैक्टिस हो सकता है। अगर सिस्टर्स गुस्से में हैं, ठीक है, और पेशेंट भी ऐसे ही एंग्री वाला है, तो इस जगह पे होगा, ठीक है। एंड ब्रीच ऑफ देयर फॉर ड्यूटी, ब्रीच मतलब वो एग्रीमेंट है, उनको दिया गया है एग्रीमेंट, और वो अच्छे से मतलब केयर करने का, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। द प्लेंटिफ मे बी प्रूव एन ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेटिंग that nursing action failed to meet the standard of care, and standard of care will be established by the testifying the expert based on the state nursing practice act and combination of many ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। ब्रीच ऑफ द ड्यूटीज मतलब वही चीज़ है, अगर वो अच्छी से एग्रीमेंट है लेकिन वो कर नहीं पा रही है, डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रही है, ना ही कोई प्रोसीजर कर पा रही है, ठीक है, जबकि उनको प्रॉपर ट्रेंड है, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट्स ऑफ माल प्रैक्टिस में आएंगे। आपको हेडिंग्स याद रखना है, उसके अंदर में आपको पूरा ये एक्सप्लेन करें, जितना लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, हेडिंग्स में मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर। पर्पस ऑफ लीगल प्रोसेस, ठीक है, जो लीगल प्रोसेस जो ये बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, क्या क्यों बना हुआ है, व्हाट इज द पर्पस? इट इज़ अ सेफ गार्ड फॉर द
पब्लिक, ठीक है। शॉर्ट में हेडिंग बस है, इसके अंडर में आपको लिखना पड़ेगा सेफ गार्ड फॉर पब्लिक, सोसाइटी के लिए सेफ गार्ड है, उनकी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के लिए है, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो, नर्सिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक, ठीक है। सेफ गार्ड ऑफ द नर्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी ये लॉ बना है नर्सिंग जो केयर कर रहे हैं नर्स, उनकी सेफ गार्ड के लिए भी है, क्योंकि कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट केस कर देते हैं कि अपन को प्रॉपर केयर नहीं किया है, लेकिन अब प्रॉपर आप रिटर्न पूरा चीज़ रेडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी, नर्स के लिए भी सेफ गार्ड है, ठीक है। तो ये आप हेडिंग लिखेंगे, उसके सामने आपको ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करना है। इज अ लीगल इशू इन स्पेशलिटी प्रैक्टिस एरिया, कौन कौन सी जगह पे जनरली लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट नर्सिंग, ठीक है। मैटरनल इन्फेंट जो नर्सिंग है, लाइक लेबर रूम है, ठीक है, नियोनेटल आईसीयू है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ लीगल इश्यूज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ कई बार नॉर्मल लेबर के लिए हम एडमिट किए, लेकिन उसका सीएस कर लिया बिना कंसेंट किए अगर कर रहे हैं तो वो लीगल केस कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट के रिलेटिव्स हमको इन्फॉर्म नहीं जो किया गया है, ठीक है। कई बार बेबीज एक्सचेंज हो जाते हैं तो वो केस होने का इश्यूज होता है। बेबी को अगर कुछ इंजरी हो गए लेबर के टाइम में, मदर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मेकोनियम एस्पिरेट कर दिया है और पेशेंट को रिलेटिव्स को इन्फॉर्म नहीं किया और बेबी की डेथ हो गई, तो वो भी एक इश्यूज, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपको इसमें लिखना है। पीडियाट्रिक नर्सिंग मतलब आईसीयू और पीडियाट्रिक वार्ड में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंजरी हो सकता है, ठीक है। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, और वॉमिटिंग हो रहा है, गलत प्रोसीजर हो गया है, ठीक है, तो वो पीडियाट्रिक नर्सिंग में आएगा। प्लस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या क्या चीज़ आएंगे, कंसेंट, अगर सर्जिकली कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं तो कंसेंट नहीं ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो वो सब लीगल इश्यूज में आएंगे। साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग में भी बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं। कई बार ईसीटी दिया जाता है तो वो भी लीगल में आजकल बैंड हो गया है, लेकिन वो कुछ कुछ कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर कंसेंट होना ज़रूरी है, तो वो नहीं इन्फॉर्म किए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी में अगर प्रॉपर लेबर नहीं हो पा रहा है, इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, तो वो सब कम्युनिटी एरी हेल्थ नर्सिंग में लीगल इश्यूज आएंगे, तो आपको ये सारे चीज़ एक्सप्लेन करना है। और लास्ट द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, जो लीगल अगर केस ना हो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स को ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटिंग द असाइनिंग, ठीक है। अगर किसी को आपको अपॉइंट मिल रहा है, किसी कोई पेशेंट आपको असाइन हो रहा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉपर वे से उस पेशेंट को लेना है और प्रॉपर वे से उसका केयर करना है, ठीक है। और जिस पेशेंट को दिया गया है वो पेशेंट को ही आपको केयर करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्वालिटी कंट्रोल, आपको क्वालिटी, जितना क्वालिटी केयर करेंगे उतना ही आपका सर्विस, जो नर्सिंग सर्विस है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इन्वेंट्री प्रॉपर लें, इन्वेंट्री से वापस वापस लेना है, ठीक है। अगर जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इंडेंट बुक है, वो सारी चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, एकदम ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन करना है अपने पेशेंट का, रिपोर्टिंग प्रॉपर वे करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। रिकॉर्ड रिपोर्टिंग वो भी एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेथ एंड डाइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेथ एंड डाइंग, अगर कोई डेथ हो रहा है तो उसका प्रॉपर जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बनाना है, डॉक्टर से हर चीज़ इन्फॉर्म करके पेशेंट को उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग में। दैट इज द टॉपिक, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।